के दिग्गज मार्केट के महारथी कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स के फाउंडर और फंड मैनेजर मनोज बाहेती। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर बाजार के लिए ना बहुत सारे बहाने थे नहीं चलने के लिए, और उसमें से सबसे बड़ा जो बहाना था, जी मैं कह रहा था सर कि बाजार के लिए बहुत कई सारे बहाने थे। सबसे बड़ा बहाना यह था कि यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हो रही है, इसलिए बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है और आगे कन्विक्शन के साथ नहीं बढ़ पा रहा है। अब तो ये ट्रेड डील भी हो गई, अर्निंग्स भी हाल फिलहाल अच्छे आए, फिर भी बाजार में वो कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा? मनोज सर, आपकी राय क्या होगी मार्केट के यहां से आगे की स्थिति को लेकर? आई थिंक अभिषेक, अगर अभी अपन मार्केट को देखें, एंड इनफैक्ट मेरा जब लास्ट टाइम भी आपसे कन्वर्जेशन हुआ था, तो मार्केट में दो फैक्टर्स है, एक है सेंटिमेंट्स, दूसरा है फंडामेंटल्स। अगर अपन फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स डे बाय डे इंक्लूडिंग बोथ मैक्रो एंड माइक्रो साइड में ये बेहतर हुए हैं विसाविस मींस अगर अपन एक दो महीने पहले की बात करें। और इस साल, जैसे आपने बोला, इस साल के जो तिमाही नतीजे आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वार्टर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर भी हमें यहाँ से अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी लगती है। मैक्रो साइड में ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट रेट इज डाउन, लिक्विडिटी सरप्लस है कंट्री में, ट्रेड डील साइन हो गई है। अगर आप लीडिंग इंडिकेटर्स देखें इकोनॉमी में, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, इनफैक्ट लास्ट फोर्टनाइट की जो क्रेडिट ग्रोथ आज रिपोर्ट हुई है वो ऑलमोस्ट 14.6% क्रेडिट ग्रोथ हुई है। इवन अ लार्ज बैंक लाइक एसबीआई, उन्होंने नेक्स्ट 2 इयर्स का क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस ऑलमोस्ट 15 से 16% का क्रेडिट ग्रोथ दिया है। सो क्रेडिट ग्रोथ इज वन ऑफ द लीड इंडिकेटर। उसके साथ अगर अपन देखें पैसेंजर कार सेल्स, टू व्हीलर सेल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स, तो ये सब अगर अपन नंबर्स देखें तो फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मार्केट के सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि 2026 एज कंपेयर टू 2025 मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए। यहाँ से हमें अर्निंग ग्रोथ ऑलमोस्ट 15-16% का निफ्टी अर्निंग ग्रोथ दिखता है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 10% दिखता है। क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में भी लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में जो जीएसटी कट हुआ है उसके बेनिफिट आना चालू होंगे। सो ओवरऑल हमें यहाँ से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वैल्यूएशन जो एक साल पहले थे और अभी जो वैल्यूएशन है वो मच बेटर है। सो ऑन अ रिस्क रिवॉर्ड बेसिस कोई भी इन्वेस्टर अगर 2-3 साल के लिए पैसा डालना चाहे मार्केट में तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है। एंड द बिगेस्ट हेडविंड जो यूएस इंडिया का ट्रेड डील था, उसके साथ में यूएस इंडिया यूरोप का भी ट्रेड, सो ये दो बड़े ट्रेड डील का अनसर्टेनिटी भी हमारे पीछे है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ से सिलेक्टेड सेक्टर्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में चीजें यहाँ से बेहतर लगती है। ठीक है, 2-3 साल के नजरिए से चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। मनोज जी, निश्चित तौर पर देखिए डोमेस्टिक जो फंड्स हैं उनका कन्विक्शन तो भारतीय बाजार पर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एफआईज भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए थे। अब ये 4-5 दिन से हम देख रहे थे कि बाइंग के फिगर आ रहे थे, लेकिन शुक्रवार को फिर से बड़ा सेल फिगर आ गया। हालांकि आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता होगा कि आप एफआईज को लेकर कैसे जवाब देंगे, उनके मन को आप कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जब सब चीजें अच्छी हो रही हैं, वैल्यूएशन हमारे थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफी अच्छे हैं, सरकार का कैपेक्स पर बढ़िया जोर है, बजट में हमने देखा भी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, फिर एफआईज को प्रॉब्लम क्या है सर इंडियन मार्केट से? आई थिंक एफआईएस का अगर अपन देखें, ये हमने 2022 में भी देखा था। 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उस साल में हमने रिकॉर्ड एफआई आउटफ्लो देखा। बट अगर आप उसके बाद में 2023-2024 देखें, एंड उस साल में भी डीआईएस बाय कर रहे थे, एफआईएस एग्जिट कर रही थी। एंड 2023-2024 में हमने रिकॉर्ड इनफ्लोज देखे एफआईएस के, दे केम बैक। एंड सेम थिंग लाइक एफआईएस का जो आउटफ्लो हुआ है मेनली दो रीजन से है। पहला तो जब इंडिया का वैल्यूएशन, लाइक अगर मैं लास्ट ईयर सितंबर का बात करूं, उस टाइम पे इंडिया का वैल्यूएशन विसाविस अदर इमर्जिंग मार्केट वाज लिटिल ऑन हायर साइड। तो उस टाइम पे
FIIs have shifted to other emerging markets, and recently, like जब थोड़ा global uncertainty and all those things happen, and interest rate, especially in like India has started going down, and even in developed countries it has started going down. So recently FIIs का फ्लो इमर्जिंग मार्केट से डेवलप कंट्रीज की तरफ बढ़ा है. बट अगर अगर हम आज देखें, एक्सचेंज रेट इज ऑलरेडी एट 92. FIIs का ओनरशिप इंडिया इज ऑन अ लोअर साइड. सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक FIIs के लिए भी ये जो फंडामेंटल्स है इंडिया के, इंप्रूविंग फंडामेंटल्स along with very very robust budget measures, जहां पे पूरा फोकस अपना मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल पे, आई थिंक काफी लंबे टाइम तक वो इग्नोर करना मुश्किल है. हमें लगता है कि 2026 FIIs फ्लोज के लिए बेहतर ईयर होना चाहिए एज कंपेयर टू 2025. ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करेंगे कि उनके लिए अगर बेहतर साल होता है तो फिर भारतीय बाजार के लिए भी बेहतर साल हो सकता है कि आगे जाके साबित हो जाए. एक और चर्चा बाजार में बहुत हो रही है कि AI का ये जो डिसरप्शन IT स्टॉक्स में आया है, ये कितना परेशान करेगा. एंथ्रोपिक का एक टूल आ गया, उसके पहले भी हमने देखा कि AI के फियर के चलते IT स्टॉक्स में थोड़ी परेशानी रही है. अब ये लॉन्ग रन में पता नहीं 5 से 10 साल बाद क्या होगा मनोज जी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो चीजें ऐसा लग रहा है कि इनके लिए गड़बड़ है और इनके अर्निंग्स को, इनके क्लाइंट बेस को, मार्जिन को इंपैक्ट कर रहा है AI. हायरिंग वगैरह हो नहीं रही है. आप कैसे एसेस कर रहे हैं IT के लैंडस्केप को, और जो लोग निवेशित हैं क्या आप उनको धैर्य बनाने की सलाह देंगे कि चीजें अब ठीक हो जाएंगी, थोड़ी ज्यादा गिर गए हैं IT स्टॉक्स, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कैपिटल एप्रिशिएशन हमारा मकसद होना चाहिए और जहां पे ग्रोथ है आप पैसे निकालिए और वहां पर डिप्लॉय कर दीजिए. अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बट मैं आपके एक वर्ड को चेंज करूंगा. डिसरप्शन की जगह मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा. एंड हमने बाजार में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी देखे हैं. जैसे इंटरनेट के बाद में Y2K हुआ, Y2K के बाद में क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. जब भी इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए, सो ओवरऑल यह होता है कि कुछ प्लेयर जो प्रिपेयर्ड नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनका बिजनेस मॉडल डिसरप्ट होता है. कुछ प्लेयर जो अपने आप को फास्ट अडेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. एंड मुझे लगता है कि मार्केट का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है जब भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मार्केट रिएक्ट फर्स्ट एंड एनालाइज लेटर. तो आई थिंक मुझे लगता है यही सिनेरियो अभी दिख रहा है. ऐसा हमें पॉसिबिलिटी नहीं लगता है कि सारी IT कंपनीज इंडिया में डिसरप्ट हो जाएगी, बट कुछ IT कंपनीज जो अपने आप को AI वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म या अडॉप्ट नहीं करे, उनका बिजनेस मॉडल ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. एंड अगर इसको अपन थोड़ा सा सेकंड लेवल सोचे, सी अभी इनोवेशन वेस्ट में हुआ है, जहां पे 4-5 AI इनोवेटर्स ने, उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, LLM इनोवेट किया है. बट उस LLM के अराउंड पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होना जरूरी है. लाइक अगर आज इवन मेरे ऑर्गेनाइजेशन का देखूं, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, इज इट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली टू डील विथ AI LLM? उसके लिए मुझे कुछ कंपनीज की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे डेटा को री इंजीनियर करके उसके ऊपर ऐप क्रिएट करके मेरा डेटा को AI एनेबल करे. तो वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है. एंड जब भी इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, हमें लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, बट एफिशिएंसी के साथ स्कोप ऑफ वर्क भी काफी बढ़ता है. सो आई थिंक यहाँ पे हमें while investing in IT कंपनीज, हमें बहुत केयरफुली ये एनालाइज करना चाहिए कि इस IT कंपनी का बिजनेस मॉडल, वेदर वो AI वर्ल्ड के लिए अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी ह्यूमन along with AI इंजन, बोथ विल गो हैंड ऑन हैंड टुगेदर. ऐसा हमें लगता है. बट एवरी डे हमें नई चीजें सुनने में मिल रही है. वी आर ऑल्सो वॉचिंग द
the developments very closely, but I think very exciting times जहाँ पे आपको कुछ winners मिलेंगे and कुछ losers मिलेंगे. Investors को carefully analyze करके इन्वेस्ट करना चाहिए. यस, रिस्क यहाँ पे अगर विदाउट इन्वेस्ट किए हुए आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो रिस्क बड़ा है, बट अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करके पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें. एंड दूसरी चीज, वैल्यूएशन ऑफ आईटी सेक्टर फॉर ऑल द कंपनीज, गुड बैड अगली, हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली. सो यहाँ पे अगर कोई अच्छे से एनालाइज करके फ्यू ऑफ द कंपनी जो एआई वर्ल्ड में थ्राइव करेगी, आई थिंक इट कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी. जी बिल्कुल सर, ठीक है, अच्छे से एनालाइज कर लें. लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो आप लोगों के एनालिसिस पर ही भरोसा करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आप पैसे कहां पर लगा रहे हैं. क्योंकि देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स में जो एसआईपी के जो फ्लोज आ रहे हैं वो तो स्टडी हैं. 28,000 करोड़ रुपए आ ही जा रहे हैं. अगर हम जनवरी के डेटा की बात करें, 31,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स में आए हैं. लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 14% की गिरावट है उसमें जो फ्लोज आए हैं. तो आप जरा बताइए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स, एएमसी कंपनीज होती हैं, आप पैसे कहां पर अभी डिप्लॉय कर रहे हैं और क्या कोई स्ट्रेटेजिक कोई शिफ्ट है लोकेशन को लेकर सेक्टर वाइज? तो अभिषेक, हम लोग ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इंडिया पे काफी पॉजिटिव हैं. इनफैक्ट अगर आप इस बार का बजट भी सुने, पहला बजट मैंने वहां देखा है जहां पे स्टार्ट ऑफ द बजट एसपीसी मैन्युफैक्चरिंग से हुई है. सो बजट में फुल फोकस वाज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, एंड अलोंग विथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ने 2-3 बड़े ट्रेड डील साइन किए हैं. सो हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ ओवरऑल बहुत अच्छा करना चाहिए इंडिया में, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोपोर्शन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल गो अप. एंड विद इन मैन्युफैक्चरिंग हम लोग सीडीएमओ एंड फार्मा पे बुलिश हैं, ऑटो एंसिलरीज पे बुलिश हैं. यहाँ से हमें टेक्सटाइल्स भी अच्छा लगता है. एंड ऑटो में बोथ पीवी एंड सीवी हमें अच्छा लग रहा है. Along with that, power ancillaries, capital goods companies, ये भी देखने चाहिए. And consumer discretionary also after the GST cut and all should do well. So ये कुछ sectors है जहां पे हम लोगों का फोकस है. एंड स्पेशली द बायोसिमिलर इज ऑल्सो, जहां पे इस बजट में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बायोसिमिलर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है. तो बायोसिमिलर कैन ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, 4-5 मोटा मोटी सेक्टर्स बताए हैं मनोज जी ने. मैं एक बार फिर से सामने रख देता हूं. बायोसिमिलर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, अब इसमें बायोकॉन जैसी कंपनीज आती हैं, इस पर फोकस करके चलिए. डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए. कैपिटल गुड्स हो गया, पावर एंसिलरी हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस है. मनोज सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को विस्तार से आपने जानकारी दी अपने निवेश के स्ट्रैटेजी को लेकर और बाजार की दिशा को लेकर. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे. चलिए.